स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन हेल्पलाइन पर। हर्षवर्धन भाग 2 सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। हर्षवर्धन के समय में समाज मुख्य रूप से 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। हालांकि जाति व्यवस्था में कुछ लचीलापन देखा जाता था और विभिन्न जातियों के बीच व्यावसायिक संबंध भी मौजूद थे। ह्वेनसांग ने ब्राह्मण जाति को समाज में सर्वाधिक पवित्र और सम्मानित जाति के रूप में वर्णित किया है। महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ था। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने और धार्मिक कार्यों में भाग लेने की अनुमति थी। हालांकि बाल विवाह जैसी कुछ कुप्रथाएं भी समाज में प्रचलित थीं। हर्ष ने सामाजिक कल्याण के लिए कई कार्य किए, जैसे गरीबों और जरूरतमंदों के लिए दानशालाएं और धर्मशालाएं स्थापित करना। इन कार्यों से समाज के विभिन्न वर्गों में एकता और सहयोग को बढ़ावा मिला। हर्षवर्धन ने सामाजिक कुरीतियों को जड़ से खत्म करने का बीड़ा उठाया था और उसके राज्य में सती प्रथा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह भी कहा जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री को भी सती होने से बचाया था, जिसका उल्लेख बाणभट्ट ने किया है। हालांकि ह्वेनसांग के यात्रा विवरण में सती प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख मिलता है। हर्ष के शासनकाल में भारत ने आर्थिक रूप से बहुत प्रगति की थी और ह्वेनसांग ने इसे एक समृद्ध और धनी देश बताया। भारत सोना, चांदी और घोड़ों का आयात करता था, जबकि कपड़ा, चंदन, औषधीय जड़ी बूटियां, हाथी दांत, मोती और अन्य सामान अन्य देशों को निर्यात करता था। ह्वेनसांग ने भारतीय शहरी जीवन का भी वर्णन किया, जिसमें लकड़ी, ईंटों और गोबर से बने घर और सूती, रेशमी और ऊनी कपड़े पहनने वाले लोग शामिल थे। उसने कन्नौज को एक सुंदर शहर बताया। यह दर्शाता है कि हर्ष का शासनकाल न केवल राजनीतिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि आर्थिक प्रगति के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवधि थी। एक मजबूत कृषि आधार के साथ साथ सक्रिय व्यापारिक गतिविधियां राज्य की समृद्धि में योगदान कर रही थीं, जिससे एक विकसित और संपन्न समाज का निर्माण हुआ। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। शुरुआत में हर्ष स्वयं अपने कुलदेवता शिव का परम भक्त था और उसने परम महेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। उसकी मुद्रा पर शिव के वाहन नंदी का चिन्ह अंकित था और उसने रत्नावली नाटिका का प्रारंभ भी शिव तथा पार्वती की पूजा से किया था। हालांकि चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद हर्ष का झुकाव बौद्ध धर्म की महायान शाखा की ओर हो गया और उसने इसे राज्याश्रय दिया। ह्वेनसांग ने हर्ष को बुद्ध का पूर्ण भक्त और बौद्ध धर्म का संरक्षक बताया। उसने कन्नौज में कई बौद्ध शिक्षा केंद्र और मठ स्थापित किए थे। हर्ष ने बौद्ध मठों और विहारों के लिए भूमि और धन दान किया। हर्ष ने कन्नौज और प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था। ह्वेनसांग ने प्रयाग में आयोजित कुंभ मेले के उत्सव का उल्लेख किया है, जिसमें हर्ष ने भाग लिया था और ह्वेनसांग ने स्वयं इसे देखा था। कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को ही दिया जाता है। इन सभाओं में, विशेषकर प्रयाग की महामोक्ष परिषद में, हर्ष ने अपना सर्वस्व दान कर दिया था, जो उसकी असाधारण दानशीलता और धर्मपरायणता का प्रमाण है। ये विशाल धार्मिक आयोजन केवल आध्यात्मिक महत्व नहीं रखते थे, बल्कि वे राजा की दानशीलता, प्रजा के प्रति उसकी चिंता और विभिन्न धार्मिक समुदायों को एक मंच पर लाने के राजनीतिक उद्देश्य को भी पूरा करते थे। यह राजकीय शक्ति और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच गहरे संबंध को भी उजागर करता है, जहां शासक अपनी धार्मिकता के माध्यम से अपनी वैधता और लोकप्रियता को बढ़ाता था। हर्षवर्धन का शासनकाल कला, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास के लिए जाना जाता है।
स्वयं हर्षवर्धन एक महान विद्वान और सिद्धहस्त लेखक थे। उन्होंने संस्कृत में 3 प्रसिद्ध नाटिकाओं रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंद की रचना की, जो प्रेम, नाटक और बौद्ध प्रभाव के विषयों पर केंद्रित हैं। बाणभट्ट ने हर्ष को अद्भुत कवित्व प्रतिभा संपन्न कहा है। वैसे बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबार में राजकवि और उनके मित्रों में से एक थे। उन्होंने संस्कृत में हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना की, जो हर्षवर्धन के जीवन चरित्र और उसके प्रशासन का विस्तृत वर्णन करता है। हर्षचरित में बाणभट्ट ने हर्ष को चतु समुद्राधिपति और सर्व चक्रवर्ती नाम धीर्यः जैसी उपाधियों से अलंकृत किया। बाणभट्ट ने कादंबरी नामक एक अन्य महत्वपूर्ण कृति की भी रचना की। ह्वेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु, विद्वान, यात्री और अनुवादक थे, जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। उन्होंने 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक, मतलब लगभग 16 वर्षों तक भारत की व्यापक यात्रा की। उन्होंने अपनी यात्रा के अनुभवों और तत्कालीन भारत के अवलोकनों को सीयूकी नामक पुस्तक में विस्तृत रूप से दर्ज किया, जिसका मतलब है पश्चिमी देशों का रिकॉर्ड सीयूकी हर्षकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक अवस्था का एक मूल्यवान विवरण प्रदान करती है। ह्वेनसांग ने कन्नौज को एक सुंदर शहर बताया और नालंदा विश्वविद्यालय में कई वर्षों तक बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। वह कामरूप के शासक भास्कर वर्मन के अतिथि भी थे। हां, तो ह्वेनसांग के यात्रा विवरण सीयूकी से हमें जो प्रमुख जानकारी मिलती है वो ये है कि नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था। हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय एक प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में उभरा और अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पर था। दरअसल यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा की शिक्षा का मुख्य केंद्र था, जहां देश विदेश से विद्यार्थी बौद्ध धर्म और अन्य विषयों जैसे वेद, दर्शन, तर्कशास्त्र और विज्ञान का अध्ययन करने आते थे। ह्वेनसांग ने नालंदा में अध्ययन किया और इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्रों में से एक के रूप में वर्णित किया। हर्ष के संरक्षण में नालंदा विश्वविद्यालय का भरण पोषण 100 गांवों के राजस्व से होता था और हर्ष ने स्वयं नालंदा विहार का निर्माण करवाया था। उस समय आचार्य शीलभद्र नालंदा के कुलपति थे। हर्ष का शासनकाल केवल सैन्य विजय और प्रशासनिक सुधारों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह बौद्धिक और सांस्कृतिक उत्कर्ष का भी एक महत्वपूर्ण काल था। राजकीय संरक्षण ने कला, साहित्य और शिक्षा को अभूतपूर्व प्रोत्साहन दिया, जिससे भारत की बौद्धिक विरासत समृद्ध हुई, विशेषकर बौद्ध धर्म की महायान शाखा के विकास में। हर्षवर्धन ने कला और वास्तुकला को प्रोत्साहन दिया। उसने कई स्तूपों, विहारों और मंदिरों का निर्माण कराया। कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया गया था। थानेसर में स्थित महादेव मंदिर का निर्माण उसकी धार्मिक निष्ठा का प्रतीक है। थानेसर स्थित हर्ष की टीले की खुदाई में कुछ ईंट की इमारतें मिली हैं। नालंदा में बौद्ध इमारतों का निर्माण और नवीकरण ईसा की 5वीं सदी से लेकर 700 वर्षों तक होता रहा। हर्ष ने एक विशाल मीनार का निर्माण कराया, जिसके बीच में बुद्ध की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिसकी ऊंचाई हर्ष की अपनी जितनी थी। यह दर्शाता है कि हर्षकालीन स्थापत्य कला का विकास मुख्य रूप से धार्मिक प्रेरणा से हुआ था। शासक की धार्मिक सहिष्णुता के कारण बौद्ध और शैव दोनों धर्मों के स्मारकों का निर्माण और संरक्षण किया गया, जो उस काल की कलात्मक और धार्मिक विविधता पर प्रकाश डालता है। 7. हर्षकालीन भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत। हर्षवर्धन के शासनकाल के इतिहास को जानने के लिए
विभिन्न प्रकार के साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं जो एक व्यापक और संतुलित ऐतिहासिक चित्र प्रस्तुत करने में सहायक होते हैं। सिलेक्शन हेल्पलाइन से जुड़े रहिए। यह आपका अपना चैनल है, इसे सपोर्ट कीजिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।